वीडियो में इतिहास का तीसरा टॉपिक सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। ठीक, यानी इतिहास का तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे, यानी इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू हमने लाया है लाइन बाय लाइन। ठीक, इससे पहले दो टॉपिक था, प्रयाग ऐतिहासिक काल और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये दोनों टॉपिक हमने करा दिया है, इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक, तो देखते हैं आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये इसका टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू नोट्स हो गया। ठीक, यानी लाइन बाय लाइन इस थ्योरी बुक का एमसीक्यू बनाया गया है 4 ऑप्शन के साथ। तो पहला तीसरा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। इसमें भी देख लिए आप, टॉपिक क्या था? सिंधु सभ्यता। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? ठीक, देखते हैं बुक में इसका सही उत्तर क्या दिया गया है। तो देखिए, दिया गया है इसमें, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक, और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। ठीक, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सही उत्तर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वमान्य तिथि माना गया है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल क्या है? नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल बताना है क्या है? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। सही उत्तर होगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी होगा, 3300 से 1300 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी काल कब था? सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी काल बताना है कब था? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी काल जो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। सही उत्तर क्या होगा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था शहरी काल। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3 का 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल जो था सिंधु सभ्यता का शहरी काल था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभिक हड़प्पा काल की अवधि क्या था? प्रारंभिक हड़प्पा काल का अवधि बताना है, इन चारों ऑप्शन में से क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर हड़प्पा काल कब का है? उत्तर हड़प्पा काल का बताना है ईस्वी। तो उत्तर हड़प्पा काल जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच को क्या कहा जाता है? उत्तर हड़प्पा काल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर 5 का डी होगा, 1900 से 1300 ईसा पूर्व। अगला है 6 नंबर प्रश्न, कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की?
कार्बन 14 पत्ती की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक, किसने माने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। सही उत्तर क्या होगा? B.F. लीवी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 का सही उत्तर होगा B.F. लीवी द्वारा कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में कार्बन 14 की खोज किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कार्बन 14 पत्ती में किसके परचिंतम निर्धारिता होती है? किसका परचिंतम निर्धारिता होता है कार्बन 14 पत्ती में? तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पढ़िएगा तो इसको आपको, इस पत्ती में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन यानी पुरानी मानी जाती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कार्बन की मात्रा से पहचान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन की मात्रा, यानी कार्बन 14 पत्ती में किससे प्राचीनता निर्धारित होती है, माने किससे प्राचीनतम का निर्धारित होता है? तो कार्बन की मात्रा से। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज बताना है कब हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1921। क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की खोज का ईस्वी पूछा है, तो ईस्वी 1921 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था 1921 में? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। ठीक, अगला है 10 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता को अधैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। अधैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो देखिए सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? लोह युग, पाषाण युग, आधुनिक युग, कांस्य युग। तो सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग में रखा गया है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी बताना है कौन थे? ए है आर्य, बी है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, सी है यूनानी, डी है शक। तो क्वेश्चन को देखते हैं और इसका थ्योरी बुक में देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की औपचारिक घोषणा किसने की? सिंधु सभ्यता की औपचारिक घोषणा किसने की है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता की औपचारिक घोषणा सर जॉन मार्शल ने ही इसे उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, सर जॉन मार्शल ने ही किया था इसे उन्नत नगरीय। कब किया था? तो 1924 में। सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने औपचारिक घोषणा किया था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल बताना है। तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल देखिए यहाँ पर दिया गया है,
सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल पूछा है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर है। कौन है? तो सुत कांगेडोर पश्चिमी पूरा स्थल है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 13 का पश्चिमी स्थल पूछा है तो सुत कांगेडोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल पूछा है, कौन सा है? पूर्वी स्थल बताना है कौन सा है सिंधु सभ्यता का। तो पूर्वी स्थल देखिए क्या होगा, देखिए सुत कांगेडोर जो हो गया पश्चिमी हो गया, ठीक, बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल पूछेगा तो हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। कहाँ होगा? आलमगीरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन में दिया गया है आलमगीरपुर। पूर्वी होगा आलमगीरपुर और पश्चिमी होगा सुत कांगेडोर, ठीक। अब पूछा है 15 नंबर प्रश्न में, देखिए क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी स्थल पूछा है 15 नंबर प्रश्न में। तो उत्तरी स्थल देखिए आपको यहाँ पढ़िएगा तो मिल जाएगा। देखिए पूर्वी हो गया, पश्चिमी सुत कांगेडोर हो गया, पूर्वी हो गया आलमगीरपुर और उत्तरी, देखिए उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखर नूर के निकट मादा है। कौन है? तो मादा जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का। तो राइट आंसर ए होगा, मादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हो गया सुत कांगेडोर, पूर्वी हो गया आलमगीरपुर और उत्तरी हो गया मादा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? दक्षिणी स्थल पूछा है इसमें। तो दक्षिणी स्थल, तो देखिए आप अब ऑप्शन से ही इसको छाट सकते हैं, ठीक। ऑप्शन से कैसे छाटेंगे? तो पश्चिमी जो था सुत कांगेडोर है, ठीक, अभी पढ़े हैं, ठीक। मादा कहाँ का है? तो मादा जो है उत्तरी है, ठीक। और 2 गो बच गया आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ का है? तो पूर्वी पूर्वास्थल है। तो दाइमाबाद इसका दक्षिणी हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी दाइमाबाद, ठीक। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं अगर 2-3 ऑप्शन आपको याद है पहले से। तो देख लीजिए आप बुक में आपको दिखा दे रहे हैं। पश्चिमी सुत कांगेडोर, ठीक, पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक, उत्तरी मादा, ठीक, दक्षिणी दाइमाबाद। तो इसमें क्या पूछा है? दक्षिणी पूछा है, ठीक। देखिए दक्षिणी पूरा स्थल, तो दक्षिणी हो जाएगा दाइमाबाद, ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रमुख नगर नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा प्रमुख नगर नहीं है। तो देखिए बुक में दिया गया है, बुक के अनुसार यहाँ पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन है? तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारीवाला है, राखीगढ़ी है, धौलवीरा है एवं कालीबंगन है। यही 6 जो है बड़ों नगरों की संज्ञा दी गई है। तो देखते हैं इन 6 में से ऑप्शन में कौन कौन है और कौन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रमुख नगर नहीं है, ठीक। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये 6 बड़े नगरों में है, हड़प्पा भी है, कालीबंगन भी है। उसमें जो है पाटलिपुत्र नहीं है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, धौलवीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? धौलवीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो देखिए दिया गया है यूनेस्को को धौलवीरा, देखिए यहाँ से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा।
धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। कब? तो 2021 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी 2021 इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान देना है, यहीं पे भारत में पूछा है, ठीक। सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल केवल पूछता, भारत नहीं होता तो मोहनजोदड़ो होता, ठीक। और भारत में पूछा है तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी होगा, ठीक। आप देख लीजिए बुक में भी, देखिए यहाँ पर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए मोहनजोदड़ो है, ठीक। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। तो क्वेश्चन में क्या है आपका? भारत है, ठीक। इस क्वेश्चन पर ध्यान देने वाला है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, केवल अगर भारत नहीं रहता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहता तो मोहनजोदड़ो होता, लेकिन पूछा है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए लोथल जो है, लोथल देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर दिया गया है। लोथल एवं सूतकोगादोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका? 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी बंदरगाह। 21 नंबर प्रश्न देखिए जूते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, थ्योरी बुक में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जूते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य काली बगन से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली बगन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काली बगन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। यानी आपको 21 क्वेश्चन हम इस लूसेंट थ्योरी बुक यानी सिंधु सभ्यता के टॉपिक से मिलाकर दिखा दिए, ठीक। अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको अब केवल क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अब केवल क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, ठीक। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल कर देखते जाइएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, या पहले आप इस टॉपिक को सिंधु सभ्यता टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि ये जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक का लाइन बाय लाइन बनाया गया है 4 ऑप्शन के साथ, ठीक। अगर आप पढ़कर इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत आपको लाभदायक होगा। तो ठीक 22 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, केवल क्वेश्चन और आंसर। अगर आप बुक रखे हैं 2026 एडिशन तो आप मिलाते जाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सार्वजनिक स्नान के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक। और यह जो है 11.88 मीटर जो है लंबा है, ठीक। 7.01 मीटर क्या है? चौड़ा। और गहराई जो है 2.43 मीटर इसकी गहराई है, यानी सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। मोहनजोदड़ो के स्नान कुंड की विशेषता क्या थी? मोहनजोदड़ो की स्नान कुंड की विशेषता बताना है क्या थी? केवल एक सीढ़ी थी, बिना कमरे की थी, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, बिना जल निकासी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, यानी उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा
सी। ठीक, अगला है 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर है, अग्निकुंड यज्ञ देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यज्ञ देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं अग्निकुंड का? तो ये जो साक्ष्य हैं लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल और कालीबंगन। ठीक, अब आपको केवल क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं। अगर बुक आपके पास है तो 3 नंबर सिंधु सभ्यता टॉपिक को निकाल लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। आपको देखने में वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसी टॉपिक का निचोड़ MCQ हम करा रहे हैं। एक भी प्रश्न आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति किसकी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति बताना है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नर्तकी का है। नर्तकी का मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से मिली एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है। ठीक, अगला है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक। ठीक, हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की एक आयताकार मुहर में क्या दर्शाया गया है? हड़प्पा की एक आयताकार मुहर में क्या दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है हड़प्पा की एक आयताकार मुहर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ पाए गए हैं? मनके बनाने के कारखाने बताना है सिंधु सभ्यता में। तो मनके बनाने के कारखाने जो हैं ये प्राप्त हुए हैं लोथल और चनहुदड़ो से। लोथल और चनहुदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि बताना है। तो लिपि जो है सिंधु सभ्यता की कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सही उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। ठीक, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो ये जो है लिखी जाती है दाईं से बाईं। दाईं से बाईं लिखी जाती है सिंधु लिपि। ठीक, और यही क्वेश्चन रहा था। देखिए 31 नंबर में क्या दिया गया है, यानी बहुत पंक्तियों में अभिलेख में लेखन किस प्रकार होता था? यानी बहुत पंक्तियों में लेख होता था तब किस प्रकार लिखा जाता था? तो देखिए एक पंक्ति जो है दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर दूसरी जो है बाईं से दाईं। एक पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी, बहुत पंक्ति होता था। तो ठीक, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला है, नगर नियोजन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? नगर नियोजन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो नगर नियोजन में कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति नगर नियोजन में पद्धति को अपनाया गया था। किस नगर के घरों के दरवाजे का मुख सड़क की ओर खुलते थे? 33 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर के घरों के दरवाजे का मुख सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल नगर के घरों के दरवाजा जो होता था सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी के दरवाजे जो है पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल बताना है क्या था? तो इनका मुख्य फसल क्या था? सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ। सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ उनका मुख्य फसल था। अगला है, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे?
मिठास के लिए सिंधुवासी किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सही उत्तर सी हो जाएगा, शहद। अगला है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बताइएगा कहाँ से मिला है? तो ये बनमाली से मिला है। सही उत्तर हो जाएगा बनमाली। अगला बताइएगा चावल के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल के दाने का साक्ष्य जो है रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने के साक्ष्य जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, अगला देखिए, अगला जो है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर प्रश्न देखिए सिंधु सभ्यता का। ये देखिए ये सिंधु सभ्यता टॉपिक है। इसी टॉपिक का निचोड़ MCQ हम करा रहे हैं आपको। ठीक, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य बताना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोथल। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर किन स्थलों से मिलते हैं? सिंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर किन स्थलों से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुत, कुदता, कालीबंगन और लोथल। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला बताइएगा तौल की इकाई किस अनुपात में आधारित थी? तौल की इकाई बताइएगा किस अनुपात में आधारित थी? तो ये जो थी 16 के अनुपात में आधारित थी सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा को बताना है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर बी हो जाएगा रावी। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन करता है। अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो बताइएगा, फेमस है मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता बताना है किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता हैं राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ए। 45 नंबर प्रश्न देखिए कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन बताना है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन जो है यह घंघर नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर ए हो जाएगा घंघर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। ठीक, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल को बताना है या किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा भोगवा। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में आंसर भी आप देते जाइएगा, इससे आपका रिवीजन होता है। ठीक, और बुक है तो बुक निकाल कर सामने बैठ जाइए और मोबाइल को सामने धर दीजिए और देखते जाइए वीडियो और बुक में पढ़ते जाइए सही सही उत्तर क्या हो रहा है। इससे आपको बहुत अच्छा रिवीजन होते जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर लोथल का उत्खनन किसने किया? लोथल का उत्खनन बताना है किसने किया। तो लोथल का उत्खनन किए हैं रंगनाथ राय। सही उत्तर हो जाएगा रंगनाथ राय
1953 से 1954 के बीच लोथल का उत्खनन हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 49। 39 नंबर प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर बताना है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ठीक, अगला है आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर जो है किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब का रोपड़ जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 52 नंबर प्रश्न है, रोपड़ का उत्खनन किसने किया? रोपड़ का उत्खनन बताना है किसने किया। तो रोपड़ का उत्खनन जो है किए हैं कौन? तो यज्ञदत्त शर्मा। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपड़ का उत्खनन किए हैं। कब? तो 1958 में। 1958 ईस्वी में रोपड़ का उत्खनन किए हैं। अगला है 53 नंबर, रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर बताइएगा ये किस राज्य में स्थित है। तो रंगपुर जो है स्थित है गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का कठिवाड़ा जिला में। अगला क्वेश्चन है, कोट दीजी किस प्रांत में स्थित है? कोट दीजी किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत का खैरपुर जिला। सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में कोटजी प्रांत स्थित है। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा बताना है कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक, आंसर आप देते जाइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको मनोबल बढ़ता है। ठीक, 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, घंघर नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सुत कांगेडोर कहाँ स्थित है? 57 नंबर क्वेश्चन है, सुत कांगेडोर कहाँ स्थित है? तो सुत कांगेडोर जो है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र के तट पर स्थित है। यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद बताना है। तो दैमाबाद जो है यह स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है दैमाबाद। ठीक, अगला 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मांड किस नदी के किनारे स्थित है? मांड को बताइएगा यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांड जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक, 60 नंबर प्रश्न है, मिताथल का उत्खनन किसने किया? मिताथल का उत्खनन किसने किया? तो सूरजभान। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है सूरजभान किए हैं मिताथल का उत्खनन। कब किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 में किए हैं। 1968 में किए हैं मिताथल का उत्खनन। ठीक, क्वेश्चन बताइएगा 61 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये जो है प्रयोग करते थे बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का। सही उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक, अगला प्रश्न है, सिंधु काल में गाड़ियों के पहिए कितने प्रकार के होते थे? सिंधु काल में जो बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी होती थी उनकी पहिया जो थी कितने प्रकार की होती थी? तो 2 या 4। ठीक, 2 या 4। अगला है, मेसोपोटामिया के
अभिलेख में मेलुहा शब्द का संबंध किससे है? मेलुहा शब्द का संबंध बताइएगा मेसोपोटामिया के अभिलेख में किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का सिंधु सभ्यता से मेलुहा का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु सभ्यता। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का शासक किस वर्गों के हाथों में माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है किस वर्ग के हाथों में माना जाता है? सैनिक के हाथ में था, कृषक के, वाणिक वर्ग के या पुरोहित के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिक वर्ग। वाणिक वर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है तांबा किन क्षेत्रों से आयात किया जाता था? 65 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। वीडियो पूरा देखिए, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में ही देखकर छोड़ देते हैं। हर टॉपिक को आप सब्जेक्टिव बुक को पढ़िए, उसके बाद इसको कंप्लीट वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप बुक यानी किताब के सही से टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको इस वीडियो में आपका जांच हो जाएगा स्कोर कि कितना आप सही कर रहे हैं। ठीक, तो तांबा किन क्षेत्रों के आयात किया जाता था? तो तांबा जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन। सोना किन क्षेत्रों से प्राप्त होता था? सोना बताना है। तो देखिए सोना जो है ये प्राप्त होता था कर्नाटक और अफगानिस्तान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाजवर्त कहाँ से आयात किया जाता था? लाजवर्त बताइएगा कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसको मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। 68 नंबर है पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? 68 नंबर क्वेश्चन को बताना है। तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है जुड़वा राजधानी। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, जुड़वा राजधानी कहा है। अगला है सेंधव लोग किस देवी की पूजा करते थे? सेंधव लोग जो थे यह किस देवी को पूजा करते थे? तो उवर्ता की देवी को पूजा करते थे सेंधव लोग। सही उत्तर हो जाएगा उवर्ता की देवी, यानी धरती को उवर्ता की देवी मानकर उसको पूजा करते थे। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किन पूजा प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किन पूजा प्रथाओं के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का वृक्ष एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता में। सही उत्तर वृक्ष एवं शिव पूजा हो जाएगा। अगला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ठीक, स्वास्तिक चिन्ह आपको बताना है या किस सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? स्वास्तिक चिन्ह जो है, देखिए ऑप्शन में हड़प्पा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा 72 नंबर स्वास्तिक चिन्ह से किस उपासना का संकेत मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह से किस उपासना का संकेत मिलता है? ठीक, तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है सूर्य उपासना का संकेत मिलता है। स्वास्तिक क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था स्वास्तिक चिन्ह से किस उपासना का संकेत मिलता है? तो सूर्य उपासना का संकेत मिलता है। ठीक, 73 नंबर देखिए प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? किसके अवशेष नहीं मिले हैं इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो अब बुक पढ़िएगा आप तो आपको देखने को मिल जाएगा सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सही उत्तर
हो जाएगा मंदिर, यानी सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सही उत्तर 73 का हो जाएगा बी। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसकी उपासना प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसकी उपासना प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्र देवी की। मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। 75 नंबर है, सिंधु लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? सिंधु लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? तो कौन सा पशु था? तो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो था सिंधुवासी लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना जाता था। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है, स्त्री मृण मूर्तियों की अधिकता से क्या संकेत मिलता है? स्त्री मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियों की अधिकता से क्या संकेत मिलता है? तो इससे संकेत मिलता था कि सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक समाज थे। सही उत्तर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक। अगला है क्वेश्चन, सिंधु लोग किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? सिंधु लोग जो थे ये किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो ये जो थे किस वर्ग के? तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सही उत्तर हो जाएगा सूती एवं ऊनी। ठीक, अगला देखिए, सिंधु लोगों के मनोरंजन का साधन क्या था? सिंधु लोगों का मनोरंजन का साधन बताइएगा क्या था? तो उनका मनोरंजन का साधन था शिकार करना, मछली पकड़ना, खेलना इत्यादि। सिंधु लोगों के मनोरंजन का ये सब साधन था। 79 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बर्तन किस प्रकार के होते थे? सिंधु सभ्यता का बर्तन बताइएगा ये किस प्रकार के होते थे? तो इनका बर्तन जो है लाल मिट्टी पर काले रंग के डिजाइन किए हुए बनाया गया था, यानी लाल मिट्टी पर काले रंग का डिजाइन किए हुए बर्तन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी पर काले डिजाइन। अगला देखिए, काली बगन की विशेषता क्या थी? काली बगन की विशेषता बताना है क्या थी? तो काली बगन जो है इसकी विशेषता थी निचला शहर भी किला से घिरा होता था, यानी सामान्य लोगों को रहने हेतु निचला किला भी शहर से घिरा हुआ था, इसलिए यह काली बगन की विशेषता थी। अगला देखिए प्रश्न है 81 प्रश्न, देखिए क्या कहता है, काली बगन शब्द का अर्थ बताइएगा क्या है? तो काली बगन शब्द का अर्थ होता है, अर्थ था काली चूड़िया। सही उत्तर भी हो जाएगा, काली चूड़िया जो है काली बगन का अर्थ है। ठीक, 82 प्रश्न क्या कहता है, काली बगन से किसका प्रमाण मिलता है? 82 प्रश्न बताइएगा, काली बगन से किसका प्रमाण मिलता है? तो काली बगन से प्रमाण मिलता है खेत जोतने और अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है काली बगन से। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के हैं। टॉपिक नंबर 3 सिंधु सभ्यता का ही है, आपके पास बुक है तो आप मिलाकर देख सकते हैं। हमने खुद लाइन बाय लाइन एक क्वेश्चन को बनाया है। तो 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता में शवों के निपटने के लिए कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? 83 प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। सिंधु सभ्यता में शवों को निपटने के लिए कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? तो इसमें जो है जलाने और दफनाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन दफनाने जो है दफनाने के लिए 3 प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। इसमें कौन कौन थी? तो प्रथम था पूर्ण दफनाना। इसमें क्या होता था, इसमें पूरे शरीर को गड्ढे में दफनाया जाता था। ठीक, दूसरा होता था आंशिक दफनाना। इसमें पहले शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद हड्डियों को दफनाया जाता था। ठीक, तीसरा क्या था? तो दाह दफनाना। इसमें शव को जलाने के बाद उसकी राख और हड्डियों को कलश में रखकर दफनाया जाता था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जलाना और दफनाना। और पूछता कि दफनाना कितने प्रकार का होता था? तो 3 प्रकार का।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण जो है सबसे प्रभावी था बाढ़। बाढ़ ही इसका विनाश का मुख्य कारण था सिंधु सभ्यता का। अगला है 85 क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है 85 सिंधु सभ्यता का। ठीक, क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई, अगर आपके पास बुक है सिंधु सभ्यता टॉपिक निकालिएगा, उसमें लास्ट लाइन आपको देखने को मिलेगा कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा, तो सही उत्तर 85 का हो जाएगा बी, टेराकोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको इतिहास के 3 टॉपिक हमने करा दिया। प्रथम टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल, तीसरा टॉपिक सिंधु सभ्यता। और इन तीनों टॉपिक का वीडियो अपलोड है, आप इन तीनों टॉपिक का पढ़कर थ्योरी बुक से आप रिवीजन इस वीडियो से कर सकते हैं। और इसका PDF जो है एप्लीकेशन पर डाला गया है, वहां से आप इससे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर 3 तरह का टेस्ट सीरीज डाला गया है, 4 ऑप्शन के साथ। उसमें आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, PDF टेस्ट है, OMR टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। आपको जौन अच्छा लगे वही टेस्ट आप दे सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का टेस्ट देना है। ठीक, इससे आपको रिवीजन होते जाएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट कौन सा लाएं हम, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक। तो ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।